नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज की क्लास में, हम बात करने वाले हैं, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 की बात करेंगे। 18वां प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन ईवीएस पर्यावरण अध्ययन कि हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, ये क्या आप तैयार हैं इन 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का फीडबैक देने के लिए? ठीक है, कमेंट करने के लिए। 20 में से आपके स्कोर क्या है? क्या आपके स्कोर 15 प्लस है या 12 प्लस है? अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो चलिए, इस सेशन को, इस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कल हमने बात किया था छोटा और बड़े पुष्प की। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो आपका जवाब क्या आएगा? रेफ्लेसिया, कैक्टस या कमल या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न था, सभी लोग जानते हैं। हम रेफ्लेसिया की बात करेंगे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम आता है तो हम रेफ्लेसिया की बात करते हैं। यह लगभग समथिंग 10 केजी का पुष्प होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए। अगर भार भी पूछा जाए तो 10 केजी के आसपास होता है। दूसरा प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हवा, ताप, जल, प्रकाश। यानी पौधे में जब अंकुरण होता है तो सामान्यतः नॉर्मल तौर पर देखा जाए आवश्यकता नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। देखिए, हवा और जल ये दोनों की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ अंकुरण के लिए ताप की भी आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश की उतनी आवश्यकता नहीं होती सामान्यतः देखा जाए। बाकी हवा, ताप और जल ये तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को फीडबैक मिल चुका होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता भी चुके होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आइए देख लेते हैं। आई होप हर एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने परिवार, टीटी परिवार की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा पौधा बीज तो होता है लेकिन फलता नहीं है। अब आप बोलेंगे, ये फलता नहीं है, बीज कैसे बन जाता है? क्या वह बादाम है, साइकस है, मूंगफली है या ईख है? सभी कमेंट कीजिएगा। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो हम किसकी बात करें? हम साइकस की बात करें। ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते, ईख कर देते थे। ईख नहीं करना है, हम साइकस की बात करेंगे। साइकस के बारे में आप लोग डिटेल के साथ गूगल में यहाँ पे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चौथा प्रश्न है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर, आलू, मूंगफली या ये सभी? देखिए, प्रश्न पूछा गया है किस पौधे का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। यानी ये पौधा हो गया, इसकी जड़ हो गया और ये भूमि हो गई, तो इसके नीचे जो है पाया जाता है। तो देखिए, गाजर भी नीचे ही पाई जाती है, सभी लोग जानते हैं। आलू भी नीचे आपके पाए जाते हैं और मूंगफली भी आपके नीचे पाई जाती है, आलू के जैसे ही। और गाजर का पेड़ तो सभी लोग जानते होंगे, ऐसे प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी मिट्टी के समथिंग नीचे ही पाई जाती है, ये भी गाजर। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल हम लोग खाते हैं ना, तो खाने योग्य भाग जो है फल भित्ति होता है, बीजावरण होता है, पूर्ण बीज होता है या भ्रूण पोष होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन सम्मान है। हर एक भाई बहन, गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार गवर्नमेंट टीचर की बात करेंगे। जी हाँ, गवर्नमेंट टीचरों का परिवार है, अध्यापक अध्यापिकाओं का परिवार है। तो नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? आप सभी लोग कमेंट कीजिए। हो सकता है आप पढ़े होंगे किसी न किसी, क्योंकि आपका जो है पैटर्न है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पैटर्न है जो आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। और ये सारे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी बता देता हूँ। कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, आपकी टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो नारियल का खाने योग्य भाग हम बात करते हैं, भ्रूण पोष की बात करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न आइए देख लेते हैं, क्या दिया गया है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें परागण जो है कीट द्वारा होता है, पक्षी द्वारा होता है, जल द्वारा होता है या वायु द्वारा होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन सम्मान है। सभी कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। जी हाँ,
सुगंधित पुष्पों में परागण जो है कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सुगंधित जो पुष्प होते हैं इनमें कीट बैठते हैं, फिर वही कीट जो है दूसरे पौधे में बैठते हैं तो वहाँ पर परागण हो जाता है। 7वां प्रश्न है, स्क्रीन पर है कि अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? लीची में, अंगूर में, सभी तरह के फलों में या आम में? फलों का राजा आम कहलाता है, सभी जानते हैं। अनिकेश जनन प्राय किसमें दिखाई देता है? सभी कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन बेहतरीन दिए गए हैं, तो आपका जवाब अगर अंगूर है, बी ऑप्शन की बात करेंगे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, कपास, गन्ना, लीची। तो तना काट जो है आमतौर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? तो आप लोग गन्ने देखते होंगे, ठीक है, जो ये ईख होता है, ठीक है, यहाँ पे इनके गांठें बनी होती है, उन गांठों को कट कर लिया जाता है और वहाँ पे मिट्टी में, जैसा खेत है तो वहाँ पे गाड़ दिया जाता है या लगाया जाता है, रोपण किया जाता है। तो तना काट आमतौर प्रवर्धन जो है यह गन्ने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। 20 में से आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या है? 12 प्लस है, 15 प्लस है या 20 में से 20 है? तो भैया बहुत ही, आप तो ज्ञानी हैं, व्याख्याता लोग हैं, सर्वज्ञ हैं। कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक बताइए, अपना स्कोर जरूर बताइए। तो किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? ऐसा खेती बताइए, ऐसे किसी एक खेती या ऐसा खेती में एक पौधा बताइए जिस पौधे का प्रतिरोपण करके किया जाता है। सोयाबीन, शोरगम, प्याज, मक्का। देखिए अब यहाँ पे प्रतिरोपण शब्द समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन प्याज होगा। पहले प्रतिरोपण समझ लेते हैं। प्रतिरोपण एक महत्वपूर्ण का काम होता है, इसलिए पौधे को नर्सरी से इस प्रकार ही निकाला जाना चाहिए जिससे कम से कम क्षति हो, यानी पौधे को निकालने से पहले क्यारियों को अच्छी तरह सींच लें। इसके बाद पौधे को निकालने के बाद उन्हें गीले कपड़ों से ढककर किसी छायादार स्थान पर रखना चाहिए। ये होता है प्रतिरोपण। मतलब पहले हम बीज डाल देना है, वो उगाएं, फिर उनको उखाड़ना है गीला करके, जैसे हम धान वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वैसे प्याज भी लगाया जाता है। तो ये प्रतिरोपण कहलाता है। एक बार बीज करके उत्पन्न करके, ठीक है, पेड़ को उतना बड़ा करते हैं, फिर उसको इकट्ठा करके फिर खेत में, ठीक है, हमारे खेतों में कहते हैं ना मतौवा कर दिया जाए, तो पहले मतौवा खेत में करते हैं, ठीक है। तो मतौवा करने के बाद, यानी कि गीली मिट्टी है उसमें पानी डालते रहते हैं, फिर ट्रैक्टर चला देते तो मिट्टी और पानी एकदम मुलायम हो जाता है। फिर उसमें क्या है, उसी प्याज का या कोई भी और भी जो प्रतिरोपण करके खेती की जाती है उनका फिर डिस्टेंस में जो होता है, कितने सेंटीमीटर करना है, कितने फुट करना है, तो वो डिस्टेंस के साथ वहाँ पे प्रतिरोपण करते हैं। आई थिंक आप लोग समझते हैं सभी लोग, क्योंकि ये हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है हमारा। एमपी मध्य प्रदेश की बात करेंगे, भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक सत्त फल परिवर्धित होता है पुष्पासन से, दलों से, अंडाशय से या इनमें से कोई नहीं? तो एक सत्त जो है फल परिवर्धित होता है, किससे परिवर्धित होता है? तो हम बात कर रहे हैं अंडाशय से होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा एक कूट फल होता है? कूट फल की बात कर रहे हैं। क्या आप कूट फल से परिचित हैं? नहीं परिचित है तो आज को आपको पता चल जाएगा। तो कौन सा एक कूट फल होता है? आम, काजू, सेब, सुपारी। सभी कमेंट कीजिएगा। हर एक तरह से फलों का राजा हो गया, ठीक है। और सेब सभी लोग जानते हैं, ये हमें जम्मू कश्मीर की याद आ जाती है। और सुपारी सभी लोग जानते हैं, पान का बहार सुपारी कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा एक कूट फल होगा? देखिए कूट फल हम यहाँ पे सेब होगा। ये कूट फल समझ लेते हैं पहले। ये सेब प्रमुख रूप से कूट फल होता है जब किसी फल का गठन अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य अंगों का भी होता है, तो वह उस फल को कूट फल कहते हैं। कूट फल किसको कहते हैं? जब किसी फल का गठन अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य अंगों से भी होता है, उस फूल को कूट फल कहते हैं। तो यहाँ पर सेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तनों से, पत्तियों से, फलों से, जड़ों से। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट वाले क्वेश्चन होते हैं और नॉर्मल से साधारण प्रश्न है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और हमें माइनस मार्क दे देते हैं। तो माइनस स्कोर नहीं करना, हमें प्लस स्कोर करना है। स्कोर को ऑब्जर्व करना है। जो भी 2, 4, 10 स्कोर हम एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है, जो हमारे घट रहे हैं वो एक्स्ट्रा जब करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? सभी लोग जानते हैं फलों से होता है, ठीक है। दाल हम खाते हैं वो भी फल है, गेहूं रोटियां खाते हैं गेहूं वो भी फल है, चावल भी फल है। यानी सारी चीज़ें जो हैं, भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फलों से होता है।
ठीक है। बाकी अब बोलेंगे सब्जियां पत्तियों की भी होती हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक की बात कर रहे हैं। चावल का दाना क्या है दोस्तों, एक बीज है या एक बीजीय फल है या फल है, ये सभी है। देखिए समझने वाली बात है, क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे ऑप्शन आपका कंफ्यूज कर देता है। अब देखिए चावल का दाना सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बीज है, एक बीजीय है, फल है, ये सभी है। अब देखिए दोनों ऑप्शन समथिंग सेम दिए गए हैं, एक बीज और एक बीजीय फल, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बीजीय फल कहलाएगा, चावल का दाना क्या होगा, एक बीजीय फल कहला जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है भैया, सभी लोग जानते हैं नाशपाती का पौधा सभी लोग देखे होंगे, ठीक है। ऐसे कटान टाइप का बना रहता है, ऐसे टाइप का, ठीक है। नाशपाती का कुछ ऐसे ही टाइप का रहता है, ठीक है। तो किसने किसने खाया कमेंट जरूर कीजिए, और इसका स्वाद कैसा होता है ये भी कमेंट कीजिए। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, फल, बीजाणु, गूदेदार, पुष्पासन या ये सभी। तो सभी लोग जानते होंगे सी ऑप्शन की बात करेंगे, गूदेदार पुष्पासन की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बीज दोस्तों किससे विकसित होता है, सभी कमेंट कीजिएगा। हर एक भाई बहन सभी को वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है तो सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार है। जी हाँ, तो बीज किससे विकसित होता है, अंडाशयों से, बीजांडों से, परागकोशों से, या इनमें से कोई नहीं, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए हम विकसित की बात कर रहे हैं, ये ध्यान देना है। बीज किससे विकसित होता है, तो बीज जो है बीजांडों से विकसित होता है। 16वां प्रश्न है। 15 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 में से आपका स्कोर क्या है आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। तो इनमें से बताना किसमें से वर्गिकी का जनक कहा जाता है, अरस्तु को, ट्रेविरेनस को, लिवेनहाक को, या लीनियस को। देखिए ये हमने आज का 18वां प्रैक्टिस सेट है, और ये जो हम बात कर रहे हैं वर्गिकी के जनक की सेकंड बार रिपीट कर रहा हूँ। इसी प्रैक्टिस सेट में मैंने एक क्वेश्चन किया था, रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीटेड भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आई थिंक आप लोग अगर डेली क्लासेज हमारी देखते होंगे तो इसका आंसर आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा कि वर्गिकी का जनक कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्गिकी की आधारी इकाई क्या कहलाती है, वर्गीकरण की आधारी इकाई की बात कर रहे हैं, कुल, स्पीसीज, वर्ग या ये सभी कहलाती हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। वर्गीकरण में इसकी आधारी इकाई की बात कर रहे हैं, इसकी आधारी इकाई हम बात कर रहे हैं, स्पीसीज की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित होता है या किस कुल से संबंधित इकाई है। साइंस का बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है, कंपोजिटी, ग्रेमिनी, सोलेनेसी, या इनमें से कोई नहीं। तो आलू किस कुल से संबंधित इकाई है, तो यह सोलनेसी से संबंधित इकाई कहला जाएगी। 19वां प्रश्न है। इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न करेंगे। दोस्तों कपास किस कुल से संबंधित इकाई है। देखिए हमने पिछला क्वेश्चन किससे किया, आलू किस कुल की संबंधित इकाई है, तो आपका जवाब आया सोलनेसी की बात करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रश्न पूछ लिया गया कि कपास की जो है कुल से संबंधित इकाई है, तो आपका जवाब क्या आएगा, मालवेसी, कंपोजिटी, सोलनेसी या ग्रेमनी। लगभग सेम है। तो सोलनेसी तो आप सभी लोग जान चुके हैं। सोलनेसी की अगर जब भी बात करते हैं तो हमारा आलू आता है, लेकिन अगर कपास पूछा जाए तो मालवेसी करना है। और कपास को उत्पादन सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में होता है। और किसकी, हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, कपास उत्पादन में अग्रणी जो अगर राज्य का नाम आता है वह हमारा गुजरात का आता है, ठीक है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो कपास किस कुल से संबंधित इकाई हो जाएगा, आपके मालवेसी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बैगन किस कुल का पौधा है। बैगन यानी कि भाटा की बात कर रहे हैं। भाटा सब्जी खाए होगा, कलौंजी अभी आप लोगों ने सब्जी खाई होगी, ठीक है। भाटे की कलौंजी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आई थिंक आप लोग समझते हैं, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो बैगन दोस्तों किस कुल का पौधा है, बैगन की बात कर, ठीक है। चलिए तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगन किस कुल का पौधा। देखिए मालवेसी आपका कपास हो गया, तो बैगन हमारा सोलनेसी की बात करेंगे। बैगन किस कुल का पौधा है, तो सोलनेसी कुल का पौधा है। तो ये 20 प्रश्नों में से आपका जवाब क्या है, आपका फीडबैक क्या है। एनसीईआरटी के पैटर्न पर हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट है। सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट मिल जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है और आपका प्रिपरेशन को बेहतर करना है, बस तैयारी जारी रखना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।